Hello student, good afternoon. Today we will going to discuss next topic in chapter measurement of length, mass and time is measurement of a mass. आज हम डिस्कस करेंगे कि मास का मेजरमेंट है वो किस टाइप से करते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास मास होता क्या है ये हम डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी एक बार आपको दोबारा रिपीट करवाते हैं। मास हमारे पास क्या है? क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन इन द बॉडी। जैसे मान लीजिए एक बॉडी है, इसके अंदर कितनी क्वांटिटी लगी हुई है मैटर की, वो क्या कहलाता है? उसका मास कहलाता है। मास है वो हमारे पास टू टाइप्स का होता है। फर्स्ट हमारे पास क्या है? इनर्शियल मास, और सेकंड हमारे पास क्या है? ग्रेविटेशनल मास। फर्स्ट हमारे पास है इनर्शियल मास, सेकंड हमारे पास क्या है? ग्रेविटेशनल मास। मास है क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन इन द बॉडी। एक बॉडी के अंदर कितनी क्वांटिटी लगी हुई है। मास को हम टू टाइप से ही मेजर कर सकते हैं। इनर्शियल मास मींस इनर्शियल बैलेंस का यूज करके, और सेकंड हमारे पास क्या है? ग्रेविटेशनल मास। ग्रेविटेशनल मास को मेजर करने के लिए हम क्या लेते हैं? कोई भी फिजिकल बैलेंस या कॉमन बैलेंस भी कह देते हैं, या फिजिकल बैलेंस भी कह देते हैं। तो मास मेजर ड्यू टू इट्स इनर्शिया। इनर्शिया के कारण जो मास मेजर किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? इनर्शियल मास। इनर्शिया क्या होता है? इनएबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू रेजिस्ट द चेंज ऑफ रेस्ट, मोशन और डायरेक्शन। जैसे कि 9th क्लास में पढ़ा था कि न्यूटन के फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया कहा था कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहिए इनर्शिया के कारण, अगर बॉडी मोशन में है तो मोशन में रहना चाहिए, और अगर उसकी जो भी स्ट्रेट लाइन के अंदर चल रही है तो स्ट्रेट लाइन के अंदर ही चला जाए, जब तक कि उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया जाता। और एक्सटर्नल फोर्स भी अगर लगाते भी हैं तो वो रेजिस्ट करती है चेंज का, मीन्स वो उसी पोजीशन में रहना चाहती है। तो आपने बहुत सारे एग्जांपल पढ़े थे, जैसे कि इसमें इस तरह के कि अगर मान लीजिए हम किसी ब्रांच को शेक करते हैं, सपोज करो हमारे पास मैंगो ये है, उसको हमने शेक किया तो मैंगो पहले रेस्ट में थे, अब जैसे ही वो रेस्ट में रहना चाहेंगे, जैसे हिलाते हैं तो उसी पोजीशन को एक्वायर करने के लिए वहीं पर ही गिर जाते हैं। और भी आपने पढ़े थे पैसेंजर, जैसे कि मूविंग बस के अंदर पहले बस रेस्ट में है फिर स्टार्ट सडनली, ऐसे आपने पहले जो बस थी वो पहले बस रेस्ट में है फिर स्टार्ट सडनली, तो वी फॉल इन बैकवर्ड डायरेक्शन ड्यू टू इनर्शिया और रेस्ट। और स्टार्टिंग सेकंड हमारे पास क्या था कि बस है वो मूव कर रही है और एकदम से सडनली स्टॉप हो जाती है, तो वी फॉल इन फॉरवर्ड डायरेक्शन ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ मोशन। ऐसे हमारे पास इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन था। तो ये इनर्शिया के बारे में बता रहे हैं। तो ड्यू टू इट्स इनर्शिया जो मास मेजर किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? इनर्शियल मास कहते हैं। 6th यूनिट है, उसमें हम डिटेल से पढ़ेंगे इनको दोबारा, इनर्शियल मास और ग्रेविटेशनल मास, कि मास में है वो इनर्शियल मास से मेजर किया जाए या ड्यू टू द ग्रेविटेशनल इफेक्ट से मेजर किया जाए। क्वांटिटी ऑफ मैटर कितनी लगी हुई है एक बॉडी के अंदर, वो वैल्यू हमारे पास हमेशा सेम ही आएगी। तो जैसे कि हमने मास के बारे में डिस्कस किया था, कि मास की रेंज के बारे में डिस्कस किया था फर्स्ट चैप्टर के अंदर, कि जो मास है वो हमारे पास इलेक्ट्रॉन का मास है वो सबसे कम होता है। कितना होता है? 9.1 इंटू 10 की पावर -31 किलोग्राम। अगर इसको मैग्नीट्यूड में लिखते हैं तो 9.1 है वो 10 के इक्वल है, तो यहाँ पर ये वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी? 10 की पावर -30 किलोग्राम। और एक यूनिवर्स का मास सबसे ज्यादा है, और यूनिवर्स का मास है वो अप्रोक्सीमेट ऑफ द ऑर्डर ऑफ कितना होता है? 10 की पावर 55 केजी। इट मीन्स इतना कम मास भी मेजर किया गया है और इतना ज्यादा मास भी मेजर किया गया है, और ये इनके बीच का तो मास है ही है आपके पास। मीन्स रेंज ऑफ मास है वो हमारे पास क्या है? 10 की पावर -30 किलोग्राम से 10 की पावर 55 किलोग्राम है। तो ये मेजरमेंट है वो किस टाइप से किया गया? तो जैसे कि हमारे पास मेजरमेंट के लिए एक तो हम सबसे पहले एटॉमिक मास यूनिट की बात करते हैं। जैसा कि एटॉमिक मास यूनिट आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो, एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट हमारे पास क्या होती है? क्योंकि मास ऑफ एटम है, जैसे इलेक्ट्रॉन है वो एटम का ही सब पार्टिकल्स है, तो मास ऑफ एटम है वही हमारे पास सबसे कम है। तो उसके लिए हम किसकी बात करते हैं? एटॉमिक मास यूनिट की बात करते हैं, जिसको क्या कहते हैं? AMU। एटॉमिक मास यूनिट हमारे पास क्या होती है? 1/12 ऑफ मास ऑफ 1 कार्बन एटम। 1 कार्बन एटम यह हमारे पास मेजर यूनिट है। एटॉमिक मास यूनिट मीन सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट 1/12 ऑफ मास ऑफ 1 कार्बन एटम। जैसे कि कार्बन एटम है उसका
जो मास होता है एटॉमिक मास वो हमारे पास कितना होता है 12 डिवाइड बाई एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर देते हैं और एवोगैड्रो नंबर जैसे कि आपने पढ़ रखा होगा 6.023 इंटू 10⁻23 होता है। ये से कैंसिल हो जाएगा तो यहां से जब ये वैल्यू सोल्व करते हैं तो ये हमारे पास किसके इक्वल होती है 1.66 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। इसको हम क्या कहते हैं एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट क्या होती है 1/12 तो मास ऑफ वन कार्बन एटम। ऐसे ही हमारे पास जैसे कि हमने सेकंड चैप्टर के अंदर यूनिट्स और मेजरमेंट के अंदर ये डिस्कस किया था, एक चंद्रशेखर लिमिट बताई थी जो लार्जेस्ट यूनिट है मास के लिए चंद्रशेखर लिमिट। चंद्रशेखर लिमिट आपके पास 1 CSL किसके इक्वल था 1/1.4 टाइम द मास ऑफ सन। चंद्रशेखर लिमिट ये भी हमने डिस्कस की थी, ये हमारे पास किसके इक्वल थी 1.4 टाइम्स द मास ऑफ सन। और जो मास ऑफ सन होता है वो अप्रोक्सीमेट ऑफ द ऑर्डर ऑफ कितना होता है 2 इंटू 10⁻30 किलोग्राम। 2 इंटू 10⁻30 किलोग्राम को 1.4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमारे पास कितना आ जाता है चंद्रशेखर लिमिट, जो कि लार्जेस्ट प्रैक्टिकल यूनिट है फॉर मेजरमेंट ऑफ मास के लिए। वैसे हमारे पास काफी यूनिट है मेजरमेंट ऑफ मास के लिए, लेकिन SI सिस्टम में हम किलोग्राम की ही बात करते हैं। जैसे कि हमारे पास मीट्रिक टन भी है, एक टन के अंदर 1000 किलोग्राम होते हैं। तो इस तरह से काफी यूनिट है मास के लिए। तो ये था हमारे पास मेजरमेंट ऑफ मास, सॉरी ये है मास के बारे में। अब इसका मेजरमेंट कैसे करते हैं, तो मेजरमेंट करने के लिए हमारे पास 2 टाइप्स के बैलेंस की बात करते हैं हम। मास को मेजर करने के लिए बेटा ये वेट को मेजर करने के लिए नहीं बता रहे हैं, अभी मास को मेजर करने के लिए बता रहे हैं, जो कि कांस्टेंट क्वांटिटी होती है। वेट तो डिपेंड करता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के ऊपर, जो कि स्प्रिंग बैलेंस के द्वारा मेजर करते हैं। उसके बारे में भी थोड़ा सा बताएंगे, डिस्कस करेंगे। अभी हम मास के बारे में बता रहे हैं। क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन इन द बॉडी, बॉडी के अंदर कितनी क्वांटिटी लगी हुई है मैटर की, उसको क्या कहते हैं मास। पहले हम इनर्शियल बैलेंस के बारे में बता रहे हैं, क्योंकि मास है वो हमारे पास 2 टाइप्स का है, इनर्शियल मास और सेकंड हमारे पास क्या है ग्रेविटेशनल मास। तो पहले हम किसके बारे में बता रहे हैं आपको इनर्शियल बैलेंस के बारे में, कि मास मेजर ड्यू टू इट्स इनर्शिया, उसको हम क्या कहते हैं इनर्शियल मास कहते हैं। तो ये हमारे पास इस तरह की शेप का होता है इनर्शियल बैलेंस। देखो बेटा इससे नहीं भी समझ में आ रहा हो तो आपको बताती हूँ। देखो जैसे ये है, इसमें क्या करते हैं किस तरह से, एक हमारे पास जैसे कि सपोज करो एक टेबल है, ये टेबल ही समझो। यहाँ पर क्या करते हैं कि इनर्शियल बैलेंस ना इस टाइप का होता है कि इसका एक एंड है ना, ये वाला एंड है, देखो ये वाला एंड है, ये नीचे ये टेबल है, ये स्पॉट ले रखी है, ये बैलेंस है हमारे पास। इसका एक एंड है वो यहाँ इससे इस तरह से टाइटली, जैसे ये इस हैंडल से ऐसे ये इसके मीन्स अच्छी तरह से इसको टाइटली है वो बांध रखा है। दूसरा एंड है ना वो इसका फ्रीली होता है, देखिए आगे वाला एंड है वो इस तरह का होता है, इस तरह का आगे वाला एंड है इस तरह से होती है। जैसे सपोज करो ये टेबल ये है, यहाँ इसमें 2 स्ट्रिप होती है, एक स्ट्रिप ये है एक स्ट्रिप ये है, इस तरह से। जैसे कि सपोज करो ले लेते हैं, जैसे सपोज करो यही है हमारे पास, क्या है इसमें एक स्ट्रिप ये हो गई एक स्ट्रिप ये हो गई, इस तरह का होता है। ये टेबल के ऊपर एक से तो क्लैम्प कर दिया इसको अच्छी तरह से मीन्स बांध दिया, और दूसरा है ना वो फ्रीली एंड है, ये इसकी स्ट्रिप है। और ये आगे है ना ये पेन है, जैसे कि जहां पर वेट को रखते हैं, जैसे तराजू के अंदर पलड़ा देखा होगा ना, ऐसे ये इस तरह का होता है। ये आगे ना इसके आगे इस तरह की स्ट्रिप होती है ये। और जो टाइम पीरियड है जैसे अभी बताएंगे वो स्ट्रिप की लेंथ के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो यहाँ ये दूसरा एंड इसका फ्रीली होता है, मीन्स आपके पास देखो इस टाइप से होता है इनर्शियल बैलेंस कि एक टेबल है, टेबल के ऊपर इस तरह से एक एंड को तो उसके साथ अच्छी तरह से क्लैम्प्ड कर दिया ये वाला सपोर्ट लेके, और दूसरा एंड है ना वो इसको इस तरह से फ्रीली है, और उसके अंदर ये 2 स्ट्रिप है, और ये आगे पेन है जिसके अंदर वेट रखते हैं। बहुत ही सिंपल से है इसके द्वारा बैलेंस के द्वारा मेजर करना मास। क्या करते हैं बेटा इसमें कि जो भी पेन है ना हमारे पास पेन है उसके अंदर जिस भी बॉडी का मास मेजर करना है उस बॉडी को रख लेते हैं। जैसे कि अभी आपको बताया ये कि इसके अंदर जैसे ऐसे है, जिस भी बॉडी का मास रखना है वो यहाँ इस आगे पेन है स्ट्रिप के साथ ही अटैच है वो उसके अंदर रख लेते हैं। अब देखो ये फ्रीली एंड है, अब ये क्या करेगी जैसे ही मास रखेंगे ये वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देगा ये एंड। अब क्या करते हैं यहाँ पर ही जैसे ये टेबल थी वहीं पर एक स्टॉप वॉच लेते हैं, स्टॉप वॉच होती है आपके पास एक
जहां जितनी जैसे स्टार्ट कर देते हैं उसमें एक्यूरेट टाइम के लिए स्टॉपवॉच का यूज करते हैं, क्योंकि घड़ी के अंदर तो क्या है, मिनट सेकंड के अंदर थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है। तो इसमें क्या करेंगे कि जैसे ही वेट को रखेंगे ना, जिसका भी मास, सॉरी जिस भी बॉडी का मास मेजर करना है, उस बॉडी को इसके अंदर रखेंगे, ये वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि फ्रीली एंड जो था ये इस तरह से हिलना स्टार्ट कर देगा। अब ये स्टॉप वॉच यहाँ उस टेबल के ऊपर रख लेते हैं, हम स्टार्ट कर देते हैं। अब ये नहीं है कि ये वाइब्रेट ही करता रहेगा, थोड़ी देर बाद में ये रुक जाएगा। वो टाइम पीरियड नोट कर लेते हैं। सपोज करो वो टाइम पीरियड है वो हमारे पास कितना है, T1 है। ये T1 टाइम पीरियड तक जब उस बॉडी को रखा तो उसने वाइब्रेट करना स्टार्ट किया। नेक्स्ट फिर क्या करते हैं, एक दूसरी बॉडी ले लेते हैं। जैसे कि फर्स्ट बॉडी है, इसी तरह से उस पेन के अंदर सेकंड बॉडी ली, सेकंड बॉडी है उसको भी रखेंगे। फर्स्ट बॉडी को हटाया, जैसे सेकंड बॉडी को रखा। फर्स्ट बॉडी का मास है वो हमने M1 ले लिया, सेकंड बॉडी का मास है वो M2 ले लिया। अब जैसे कि सेकंड बॉडी को रखा, अब जैसे ही सेकंड बॉडी को रखेंगे तब भी वो क्या करेगी, ऐसे हिलना स्टार्ट कर देंगे, मीन्स वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे। और जैसे ही उसके कितनी देर तक वाइब्रेशन रहते हैं ये स्टॉपवॉच के द्वारा हम कैलकुलेट कर लेते हैं। अब सपोज करो वो टाइम हमारे पास कितना आ गया, T2 आ गया। अब यहाँ पर ये जो टाइम आता है ना, ये जो वाइब्रेशन का जो टाइम आता है वो बहुत ही स्मॉल होता है। और एक्सपेरिमेंटली क्या करते हैं इसमें, जैसे कि आपको बताया था फर्स्ट चैप्टर के अंदर ही, कि जब कोई भी हमारे पास जैसे कोई भी थ्योरी बनती है या कोई भी एक्सपेरिमेंट होता है तो उसके लिए लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन तो कंट्रोल एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसके बाद में उनको फिर स्टडी करते हैं, क्वालिटी क्वांटिटी आपको ध्यान भी होगा। और उसके बाद में फिर हम क्या करते हैं, फॉर्मूला देते हैं। तो फॉर्मूले में यहाँ पर ये जो टाइम पीरियड का वाइब्रेशन का बहुत ही स्मॉल था, और बाई एक्सपेरिमेंटली उसने क्या किया कि ये जैसे कि आपने देखा है, उसमें भी आपका एग्जाम्पल दिया था जैसे ग्रेविटेशनल वार में कि यूनिवर्सली को ही, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंटली फॉर्मूले होते हैं, तो इसी में भी ऐसे ही था। क्या कर लिया कि सिंगल टाइम पीरियड था, ये बहुत ही स्मॉल था, इसलिए इसका स्क्वायर ले लिया। और ये जो टाइम पीरियड है वो डायरेक्टली स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ वाइब्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ बॉडी। सीधी सी बात है, अगर मास ऑफ बॉडी ज्यादा होगा तो कई देर तक वाइब्रेट करेगी वो, और अगर मास ऑफ बॉडी है वो कम रहेगा तो कम। और वाइब्रेशन का जो टाइम था ये बहुत ही कम था, इसलिए इसके लिए क्या ले लिया, स्क्वायर ले लिया। बिल्कुल सिमिलरली सेकंड बॉडी के लिया तो कितना आ गया, T2 स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। यहां से क्या कह दिया कि प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए ना, सपोज करो कि प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए यहाँ पर कांस्टेंट K ले लेते हैं जनरली, क्योंकि कांस्टेंट की वैल्यू यहाँ पर नहीं दी गई इसके अंदर, इसके अकॉर्डिंग कांस्टेंट क्या था, जब नहीं पता हो तो जनरली हम K ले लेते हैं, मीन्स वैल्यू 1 ही ले लेते हैं। तो ये अब दोनों को डिवाइड कर दिया। अब जैसे ही डिवाइड किया, T1 स्क्वायर डिवाइड बाई T2 स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया, M1 बाई M2 आ गया। अब यहाँ पर अगर एक बॉडी का मास आपको पता है और दूसरी बॉडी का मास आपको निकालना है, जैसे सपोज करो आपको मास ऑफ बॉडी सेकंड का पता है और फर्स्ट का निकालना है, तो फिर आप कैसे निकालोगे, या सेकंड का पता है फर्स्ट का निकालना है, तो अब इनको ऐसे भी जरूरी नहीं है कि इस तरह से, आप ऐसे भी फॉर्मूला ले सकते हो। तो M2 बाई M1 आ जाएगा। जैसे कि मान लीजिए हमें M2 निकालना है, तो M2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, M1 T2 स्क्वायर डिवाइड बाई T1 स्क्वायर बाई नोइंग द मास ऑफ वन बॉडी। जैसे फर्स्ट बॉडी रखी थी उसका मास हमें पता था और सेकंड बॉडी का मास हम निकाल रहे हैं, तो बाय नोइंग द मास ऑफ वन बॉडी वी कैन कैलकुलेट द मास ऑफ अनदर बॉडी। और ये T1 और T2 हमारे पास क्या है, टाइम पीरियड ऑफ वाइब्रेशन है। और ये जो टाइम पीरियड ऑफ वाइब्रेशन है ये डिपेंड करता है, एक तो मास ऑफ बॉडी के ऊपर डिपेंड करता है, दूसरा ये स्ट्रिप की लेंथ के ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर मान लीजिए आपके पास स्ट्रिप की लेंथ है वो ज्यादा हो जाती है, तो देखो कई देर तक वो इस तरह से हिलेगा, मीन्स कई देर तक वाइब्रेशन करेगा वो। तो इस तरह से इनर्शियल बैलेंस, ये आपके पास एक बैलेंस ही होता है, जैसे तराजू होती है ना, तराजू के अंदर एक पलड़े के अंदर आप रखते हैं वेट को, दूसरी जिस भी क्वांटिटी का आपको वेट मेजर करना है, बिल्कुल इसी तरह से एक बैलेंस ही होता है ये। लेकिन ये बैलेंस है वो इस तरह की शेप का होता है। और यहाँ पर हम क्या करते हैं, मास ऑफ बॉडी, जैसे स्मॉल से स्मॉल बॉडी है उसका भी मास है वो इस बैलेंस के द्वारा हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये था हमारे पास इनर्शियल बैलेंस। सेकंड हमारे पास क्या है, अब इसको रफ कर देते हैं, समझ आ गया होगा आपको इनर्शियल बैलेंस। नेक्स्ट हमारे पास है
कॉमन बैलेंस या फिजिकल बैलेंस, ये लैब के अंदर भी मिलता है। इनर्शियल बैलेंस का तो यूज नहीं करते हम लैब में, लेकिन इस बैलेंस का हम यूज करते हैं, केमिस्ट्री में भी यूज होता है थोड़ा सा, और फिजिक्स के अंदर तो यूज होता ही होता है। तो ये है हमारे पास ग्रेविटेशनल मास को मेजर करने के लिए, मास मेजर ड्यू टू इट्स ग्रेविटेशनल इफेक्ट, उसको हम क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल मास। तो ग्रेविटेशनल मास को मेजर करने के लिए मीन्स आपको अभी बताया था कि जो इनर्शियल मास हो या ग्रेविटेशनल मास हो, मास हमारे पास कांस्टेंट ही वैल्यू आएगी। तो इस जो ग्रेविटेशनल मास को मेजर करने के लिए इसको फिजिकल बैलेंस कहते हैं, या ग्रेविटेशनल बैलेंस, सॉरी फिजिकल बैलेंस या कॉमन बैलेंस कहते हैं। तो ये आपने देखा होगा बेटा, नहीं भी देखा है तो आपको दिखा देंगे। ये सुनार की जो दुकान में जो ज्वेलर्स होते हैं उनकी दुकान में इस तरह का रखा होता है। क्या होता है इसके अंदर कि एक लेफ्ट पेन, एक राइट पेन, दो पेन होते हैं और इस तरह की शेप का होता है, और मीन्स ये वुडन के अंदर पैक्ड होता है, और बाहर इसके जैसे इस तरह की छोटी छोटी खिड़की सी होती है। जैसे ही, क्योंकि स्मॉल से स्मॉल क्वांटिटी का मास मेजर करने के लिए इसका यूज करते हैं, तो वैक्यूम बनाते हैं इसके अंदर। जैसे ही जिस भी बॉडी का मास मेजर करना है उस बॉडी को यहाँ राइट पेन के अंदर रख के, और जैसे जिस भी बॉडी का मास मेजर करना है उसको लेफ्ट पेन के अंदर रखते हैं, और जैसे जो भी वेट है उनको राइट पेन के अंदर रखते हैं। ये हमारे पास लेफ्ट पेन है और ये हमारे पास क्या है, राइट पेन। तो जैसे ही मास रखने के बाद में उसकी खिड़कियां वो बंद कर देते हैं। तो ये एक वुडन के अंदर इस तरह की शेप का होता है। इसके अंदर क्या करते हैं बेटा, पहले देखो कि ये हमारे पास एक एडजस्टिंग नोब है। जैसे इसको हम ऐसे घुमाते हैं ना, तो इन दोनों को बिल्कुल बराबर लेवल पे ले आते हैं। यहाँ हमारे पास स्केल होता है, ये पॉइंटर जो लिखा हुआ है इट मीन्स यहाँ पर हमारे पास स्केल है, और ये तो पिलर है इसको सपोर्ट करने के लिए। और यहाँ पर ये हमारे पास स्क्रू है, बैलेंसिंग स्क्रू है। स्क्रू मीन्स जैसे कि आपके पास इस पेचकस होता है ना, इस तरह से स्क्रू कि इनको एडजस्ट करते हैं। पहले इनका काम क्या है, सारा का सारा, ये तो बीम है ऊपर का, मीन्स ये लेवल बराबर आना चाहिए आपके पास। ये ऊपर का लेवल है ना, इसके द्वारा जब करके देखेंगे हम तो आराम से समझ आ जाएगा। पहले तो ये नोब की हेल्प से क्या करते हैं कि जैसे ये पहले टेढ़ा मेढ़ा होता है हवा की एयर की इफेक्ट से, तो क्या करते हैं इस नोब की हेल्प से इन दोनों को बराबर ले आते हैं, और यहाँ पर हमारे पास स्केल होता है। और फिर अगर इसको टाइटली कर देते हैं, ये जो स्क्रू होते हैं इनकी हेल्प से इसको बिल्कुल टाइटली कर देते हैं, ताकि इस नोब की हेल्प से एडजस्ट किया था तो कभी दोबारा ना हिल जाए। अब जब इसको अच्छी तरह से टाइटली मीन्स एडजस्ट कर देते हैं, तो एडजस्ट करने के बाद में क्या करते हैं, जिस भी बॉडी का मास हमें मेजर करना है उस बॉडी को लेफ्ट पेन के अंदर रखते हैं। और कितना मास है, छोटे छोटे मास, हमारे पास एक बॉक्स सा होता है, उसके अंदर जैसे कि जो एक उसमें एक पकड़ने के लिए छोटे छोटे मास के लिए एक स्ट्रिप सी होती है हमारे पास पकड़ने के लिए, या फिर हम जैसे छोटे छोटे मास हैं उनको उठा के इसके अंदर रखते जाते हैं। जैसे इसके अंदर रखते हैं, ये वो वही तराजू वाला सिस्टम है आपके पास। एक तरफ तो हम कोई भी बॉडी है उसका वेट मेजर करने के लिए, दूसरी तरफ क्या करते हैं, बाट को रखते हैं। बिल्कुल वही चीज यहाँ पर है, लेकिन इसका काम क्या है कि ज्वेलर्स लोग इसका यूज करते हैं, या फिर लैब के अंदर भी इसका यूज किया जाता है कि छोटे छोटे पार्टिकल्स का मास कैलकुलेट करने के लिए। तो वहां पर जब छोटे से छोटे के लिए करते हैं इसका यूज, तो उसको यहाँ रखेंगे। जिस भी सब्सटेंस का मास मेजर करना है उसको यहाँ रखेंगे। राइट पेन के अंदर छोटे छोटे, जैसे आपके पास कुछ मिलेंगे 5 ग्राम के या 10 ग्राम के, या और भी छोटे मिलेंगे, उनको यहाँ हम रखते जाते हैं। और ये फिर उसके बाद में ये जो बीम है या जैसे नोब की हेल्प से फिर इसको एडजस्ट कर लेते हैं। और जितना जैसे कि ये बराबर जो पलड़े वाले सिस्टम की तरह ही होता है कि ये जब बराबर आ जाएगा वहां पर हम रीडिंग नोट कर लेते हैं। यहाँ पर पॉइंटर है, हमारे पास स्केल है, उसके अंदर ये जो स्केल है इसके अंदर हम रीडिंग है वो नोट कर लेते हैं। तो इस तरह से ये हमारे पास क्या है, कॉमन बैलेंस या क्या कहते हैं, फिजिकल बैलेंस। तो इस तरह से हम इसका मेजर करते हैं। तो जैसे कि जो सुनार लोग होते हैं ना, ये कटौती मार लेते हैं, वो इसी तरह से करते हैं कि या तो एयर का इफेक्ट करवा देते हैं, या इतना कुछ पता नहीं होता माइनर, उसको ढंग से एडजस्ट नहीं करते। अगर ढंग से एडजस्ट नहीं करते इसको तो कुछ ना कुछ एरर हमेशा ही आएगी। इसलिए वो लेते टाइम क्या करते हैं, ज्यादा ले लेते हैं, और देते टाइम कम देते हैं, इसी की वजह से, क्योंकि एडजस्ट नहीं करते हो। तो ये है हमारे पास फिजिकल बैलेंस। अब नेक्स्ट, वेट को मेजर करने के लिए हम स्प्रिंग बैलेंस का यूज करते हैं। और स्प्रिंग बैलेंस आपको पता ही है बेटा, वेट हमारे पास क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, मींस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एंड दिस फोर्स को हम किसे रिप्रेजेंट कर देंगे, वेट से। और स्प्रिंग बैलेंस आपको पता ही है, स्प्रिंग बैलेंस इस तरह की जो शेप का होता है,
ऐसी शेप का होता है, उसके अंदर एक आपके पास जैसे हुक होता है, सॉरी ये नीचे की तरफ आपके पास क्या होता है, हुक होता है। यहाँ पर आपके पास इसमें रीडिंग होती है, देखा आपने स्प्रिंग बैलेंस। तो जैसे मान लीजिए किसी भी चीज का वेट मेजर करना है तो उस हुक से उसको लटका देते हैं और उसके अंदर रीडिंग देख लेते हैं कि कितना वेट है उस बॉडी का। तो ये हमारे पास है स्प्रिंग बैलेंस। वेट को मेजर करने के लिए स्प्रिंग बैलेंस का यूज करते हैं और मास को मेजर करने के लिए इनर्शियल बैलेंस, और सेकंड हमारे पास क्या है, फिजिकल बैलेंस और कॉमन बैलेंस का यूज करते हैं। तो ये था हमारे पास मेजरमेंट ऑफ मास। सिंपल सा छोटा सा टॉपिक है, अच्छी तरह से इसको अंडरस्टैंड कर लेना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।